देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, आज 6 सितंबर का दिन है। एक मरतबा फिर और हम जगह जगह देखते हैं कि फौज की बहादुरी और दुश्मनों को मारने के तस्करे हर जबान पर हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हकीकत यह कि हमें एक दूसरे से लड़ने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है। मुल्क के अंदर दुश्मन इन दिनों हमारी जानिब से बिल्कुल फारिग हो चुका है। ये बात किसी ढकी छुपी नहीं है कि अगर आपके दुश्मन के दिल में आपका खौफ नहीं तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। मगर फौज के खिलाफ वही फौज जो सीसा पिलाई दीवार बनकर सरहदों पर हमारी हिफाजत करती है, वो फौज जो हमारे लिए दिन रात एक करके सरहदों पर हमारे लिए खड़ी होती है, वही फौज जो हमारे लिए अपने सीनों पर गोलियां खाती है, शहीद होती है। लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क के सियासतदान किस हद तक जाकर बयानात इस फौज के हवाले से देते रहे हैं। एक क्लिप है नवाज शरीफ साहब का, माजी में वो क्या कहते रहे हैं, आइए आपको सुनवा देते हैं। अपने अपना पेट काट कर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज वही हेलीकॉप्टर, तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रही है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी किसी से कम नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी जनरल फैज के बारे में जो जुमला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो भी फौज में तैनातियों से मुतालिक पसंद नापसंद की तस्दीक के लिए काफी है। फैज अमीन तो बेचारा खुदी लाइन है जी, मगर ये तो माजी से चलता आ रहा है और ये मामलात कभी तब्दील होंगे या नहीं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मुतादिद दफा एक के बाद एक माजी में हुक्मरान और अब तक जो है वो हमारी पाक फौज के बारे में इस तरह की बातें करते रहते हैं। मगर जिन मामलात पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए नाजरीन, उस पर हुकूमत की तवज्जो होती नहीं है। जिन चीजों पर हुकूमती बेतवज्जो की वजह से अवाम जो है वो आज सजा भुगत रही है इन सियासतदानों की नाअहली नालायकी की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ना प्लानिंग है, ना ही कोई काम होता है। अवाम के मालो अज़बाब कब तक इन बारिश और सैलाबों की नजर होते रहेंगे। अवाम सवाल करते हैं इस मुल्क में और हम दुनिया से इमदाद के मुंतजर रहेंगे। आज भी वजीर आजम दुनिया भर से मिलने वाली इमदाद की रुदात सुनाते रहे। क्या कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, आइए वो सुन लेते हैं। यूएई की तरफ से 50 मिलियन डॉलर का जो इमदादी सामान पहुंचना शुरू हुआ, तुर्की से आना शुरू हो गया, कतर से आना शुरू हो गया, चाइना से आना शुरू हो गया और फिर चाइना ने परसों 400 मिलियन आरएमबी का उन्होंने इजाफी इमदाद का ऐलान किया। सवाल यह है कि क्या हम कभी अपने पांव पर खड़े हो सकेंगे। शायद किसी के इल्म में हो। जिन दिनों पाकिस्तान में सैलाब के तस्करे से सारी दुनिया के मीडिया चैनल पर मौजूद है, मगर इन्हीं दिनों चीन के तीन इजला में भी खासा शदीद सैलाब आया है, मगर ना किसी से इमदाद की अपीलें की हैं, ना दुनिया जहां की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराने की तदबीरें की जा रही हैं। क्या हम कभी इस चक्कर से निकल पाएंगे, सवाल यह है सियासतदानों की जानिब से। दूसरी तरफ तौहीन अदालत के बयानात और दीगर इदारों के बारे में मुतनाज़ बयानात कोई नई बात नहीं, मगर पीटीआई पर हम देख रहे हैं कि अब शदीद किस्म की पकड़ शुरू हो चुकी है। क्या ये पकड़ सिर्फ एक ही सियासी जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि खान साहब कहते आए हैं, या फिर जो माजी में सियासी जमातों ने भुगता वही ये जमात भी भुगत रही है। और इसी हवाले से जी हमने आज भी देखा कि लाहौर के एडिशनल सेशन जज ने समनाबाद पुलिस से 10 सितंबर को रिपोर्ट तलब कर ली थी और फौज से मुतालिक बयान पर इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर की थी। दूसरी तरफ जी अदलिया मुखालिफ बयानात के हवाले से फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी ये आया कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो जमा कराई गई थी, लेकिन अब ये सामने आया कि फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने जी आज इसके हवाले से
रिमार्क्स भी दिए अपने। तो ये सारी सिचुएशन है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे और पैनल में हमारे साथ मेहमान होंगे। हमारे पास सबसे पहले मौजूद हैं सीमी बुखारी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बैरिस्टर आमिर अब्बास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और सिद्दीकुल फारूक होंगे मुस्लिम लीग नून से। सो बिफोर गोइंग टू देम मुझे यहाँ पे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जाना है जी। एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, इसके बाद वापस आ रही हूं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे थे सारी सिचुएशन पे जी। डिबेट का फोरम ऑन करूंगी, मैंने सारे शॉर्ट्स भी सुनाए और चीज़ें भी हुई। सबसे पहले जी जाऊंगी सीमी बुखारी साहिबा की तरफ। सीमी बुखारी साहिबा आपकी तरफ भी आऊंगे, सिद्दीकुल फारूक साहब दोनों को खुशामदीद कहती हूँ जी। सीमी बुखारी साहिबा, जो इस वक्त हम देख रहे हैं, डेफिनेट सी बात है खान साहब जलसे आज भी कर रहे हैं और एक तकरीर कर रहे हैं और उसकी ही वजह से इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद है यूट्यूब पे और सारी चीज़ें बंद हुई हुई हैं और डेफिनेट सी बात है उनके ऊपर एक करगन भी है ना चले, क्योंकि वो बातें इस तरह की कर रहे हैं। लेकिन ये फौज मुखालिफ बयानात कैसे एकदम से दे दिए जाते हैं। कुछ टाइम पहले कल भी मैंने जिक्र किया था कि एक प्रोग्राम एक निजी टीवी चैनल के एंकर को उन्होंने दिया और उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली इस बात पे क्लियरली बात की कि जी उनका कोई इस बात से लेना देना नहीं है कि जी जो इस वक्त के मौजूदा जो सिनेरियो में जो हुकूमत है वो जो भी डिसीजन लेगी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के हवाले से आर्मी चीफ की कि एक्सटेंशन होगी, अपॉइंटमेंट होगी, इस पर बात ही करेगी। लेकिन अब क्यों वो एक के बाद एक इस तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि आप लोग तो ये कहकर आए थे हमेशा से इस हुकूमत में कि आप लोग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और आपका हमेशा से एक गुड रिलेशनशिप है और एक पेज पे है, सफ़ा एक है जिसपे मरियम नवाज साहिबा पहले कहती थी कि जी सफ़ा पलटते देर नहीं लगती है। तो क्या ये सफ़े पलट गए हैं? फिर ब्लॉक अनब्लॉक की बातें भी सुनी। आखिरकार क्यों इस तरह की जो सिचुएशन है वो इमर्ज हो रही है और उसके पीछे वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम लोगों ने हमेशा अपने हर इदारे की जो है वो ताज़ीम की, इज़्ज़त की और हमेशा खान साहब हमेशा यही कहते थे इदारों को आज़ाद होना चाहिए और उनके हमेशा हर इदारे को इज़्ज़त की निगाह से देखा। और फ़ौज तो हमारी सबसे बड़ा इस मुल्क की मैं समझती हूँ इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जो भी मुश्किलात आती हैं मुल्क में हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। इसके अलावा अंदरूनी हालात जब ख़राब हो, जिस तरह से आजकल भी सैलाब आया है, ज़लज़ले आते हैं, फ़ौज का हमेशा रोल सबसे आगे फ्रंट पे होता है। हम तो हमेशा उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। दूसरी बात, उन्होंने ये भी लोगों को समझाया कि सारे इदारे जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। ये नहीं होता कि जो है ना जो रियासत होती है उसके सारे ये इदारे उसके अंडर होते हैं और जो है ना प्राइम मिनिस्टर जो है सुप्रीम उससे सारी सबको समझाना चाह रहे हैं वो कि सब लोग जो अपने अपने हैसियत से काम करें, कोई किसी में मुदाखलत ना करे और इदारों का एहतराम हम अपनी जगह रखेंगे। लेकिन अब जो कुछ उन्होंने बातें की वो कुछ इस तरह से, उनका ये हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि किसी की वो तौहीन करना चाह रहे हैं और तौहीन अदालत तो वो कभी भी नहीं करना चाहते। लास्ट टाइम भी उनसे मुँह से स्लिप हुआ था, मुझे याद है कुछ साल पहले कोई बात हुई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, फौरन हाजिर हुए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं आता, क्योंकि उनका मतलब ही नहीं होता कोई गलत बात करने या वो अपने आप को अब नहीं समझते लॉ। He is always saying that nobody is above the law। वो सबको एक लॉ एक ही लेवल पे है, हर अमीर हो, गरीब हो, लीच हो, जो भी हो। इसके अलावा वो पेश हुए, उन्होंने एक दफा मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने माफी भी मांग ली थी इंडिया से, इस दफा भी उनसे, लेकिन उस दफा तो उनके पर इस तरह लग रहा है कि एक के बाद दीगरे केसेस बनाए जा रहे हैं। नहीं, लग कैसे रहा है इसके? एक मिनट सीमी बुखारी साहिबा, लग की बात नहीं है ना। देखे अभी कल के जो परसों का जो फैसलाबाद वाला बयान है उसके बाद भी एवरीबडी इज सेइंग कि जी वो कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी पर पाँव मारने वाली बात नहीं की उन्होंने, कुल्हाड़ी पाँव पे मारने वाली बात नहीं की उन्होंने, तो पाँव कुल्हाड़ी पे मार दिया है। इस तरह की सिचुएशन हो गई है कि क्या जरूरत क्या है उनको इस तरह के बयानात देने की। और देखिए ना, जो चीजें सेंसिटिव हैं और जो मामलात ऑलरेडी हमारे तयशुदा हैं और फिर वो खुद भी कहते रहे हैं
के इंस्टीट्यूशन के हवाले से और इन अपॉइंटमेंट के हवाले से बड़े कैटेगोरिकली वो जवाबात पहले देते आए हैं। पहले उनके बयानात कुछ और थे, उनका मौकिफ कुछ और था, अब उनका 360 एंगल मौकिफ ही चेंज हो गया है। मैंने जैसे कि तस्करा किया, एक बहुत कॉमन सेंटेंस हुआ था आप लोग की हुकूमत में कि जी एक सफे पर है, एक सफा, जिसमें मैंने इसलिए बार बार आपको कहा कि मरीम नवाज साहबा कह रही थी कि सफा पलटते देर नहीं लगती। क्या सफा पलट गया है या आखिरकार क्या वजह हुई है? देखिए जी, हमें नहीं पता सफा क्या है। मैं बार बार ये बता रही हूँ, सफ़े पलटे हैं नहीं पलटे। असल बात यही है कि सारे इदारे जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके अंडर होते हैं और उसको ओबे करते हैं। ये हम चाहते हैं जो हर एक डेमोक्रेसी में होता है। ये बात हमने की है, सफ़ा पलटा या नहीं पलटा। दूसरी बात आप कह रही हैं कि हम एहतराम नहीं कर रहे। हम वो खान साहब ने हमेशा हर इदारे का एहतराम किया। दूसरी हमें इसलिए ये बात मैं बताना चाह रही हूँ, हमें ये फील हो रहा है कि हमें पीटीआई को और उसके पार्टी के लीडरशिप को टारगेट क्यों किया जा रहा है, जबकि बाकी आपने सुनाए हैं दूसरी पार्टीज के बयानात, नवाज शरीफ साहब के बयानात। उन्होंने तो इतनी बातें की हैं। इनके यार सादिक साहब ने, जो सब मैं बैठी हुई थी उस वक्त असेंबली में, कहने लगे कि जनरल साहब की तो टांगें कांप रही थी इंडिया के अटैक के। तो मैंने उस वक्त उसे कहा, स्पीकर साहब इनका माइक बंद करिए, देखें ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन किसी ने उस वक्त तवज्जो नहीं थी मेरी बात पे। उन्होंने सो और बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि क्या बात वे कर गए। तो इस तरह की बेतहाशा बातें इन लोगों ने की हैं, नवाज शरीफ समेत बहुत लोगों ने की। मरियम नवाज साहिबा ने, इस तरह डॉल लीक्स में बहुत आप लोग भी उन्हीं उसी सफ पे जाके खड़े होना चाह रहे हैं। आप लोग तो डिफरेंट थे, आप लोग तो कहते थे कि हम तो ऐसी बातें नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम उस सब में नहीं आना चाह रहे, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है हमारा, बल्कि हालांकि कोई ऐसा मकसद भी नहीं है, लेकिन हमें टारगेट किया जाता है। हमारी हर बात को पकड़ा जाता है और उसको टारगेट करके हमें कभी तो ये अदालत की बात होती है, कभी दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाता है इस शख्स को जो पूरी दुनिया से चंदा करके इकट्ठा करके जो हॉस्पिटल बनाता है लोगों के, आवाम के लिए यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं। और उसके अलावा इंशाल्लाह ताला इमरान खान फाउंडेशन ने बहुत काम किए। इसके अलावा बिलियन ट्री सुनामी जिसकी दुनिया आज तारीफ करती है, वो सारे काम कर रहा है। उस शख्स को दहशतगर्द के करार दिया जा रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक हमें टारगेट किया जा रहा है, जबकि दूसरे लोग जो ये बातें करते हैं, बहुत ही गलत किस्म के बयानियां देते हैं, उनको तो कोई लिफ्ट नहीं है। बिल्कुल एक जरा के कान पे जू नहीं रिंगती जिसे कहते हैं किसी के। तो इससे लगता है ना कि एक पार्टी को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। तो इस लिहाज से वो बात करते हैं, अदरवाइज उनका कोई इस तरह की बात नहीं है। किसी का एहतराम करते हैं हर एक का। ठीक है। वेल पर्टिनेंट पॉइंट आ गया। सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने नवाज शरीफ साहब का बयान सुना था जो मैंने चलाया, या वो मैं दोबारा सुनवा दूं? नहीं बस ठीक है, मैं आपसे ये आप सवाल कीजिए या मेरे पास बहुत कुछ है, मैं जवाब दूं। जी बिल्कुल दीजिए सिद्दीकुल फारूक साहब। आप तो जी, नवाज शरीफ साहब ने एक दफा जिक्र करके 2 नाम लिए और उन्होंने ये कहा कि आप न्यूट्रल हो। बतौर इदारे के फौज पर मेरी पार्टी के किसी लीडर ने तनकीद नहीं की कि इदारा ऐसा है। इसके मुकाबले में इमरान खान साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या बात कर रहे हैं? मैंने कल भी मरियम नवाज साहिबा का वो स्टेटमेंट चलाया है जिसमें वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बात कर रही है, अपॉइंटमेंट के हवाले से। जो इमरान खान साहब ने बात की है, सेम वही बात वो भी कर रही है। बिल्कुल नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि एक आदमी पर तनकीद रह गई, बाकी बात कि बतौर इदारा देखें, हैवान जानवर हमने नहीं कहा, हमने मीर सादिक और मीर जाफर नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा कि वो अपनी मर्जी का चाहते हैं अपना लाना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे और जो मुहिब्बे वतन ना हो, ये हमने नहीं कहा। ये तो उन्होंने कहा कि बतौर इदारा, यानी गोया खुदा ना खास्ता जो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल जिनमें जितने 8 हैं 10 हैं उनमें से एक ने आर्मी चीफ बनना है, तो जो आर्मी चीफ मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे, जो भी लगाएंगे इन 10-12 में से, वो खुदा ना खास्ता वो करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला है, मुहिब्बे वतन नहीं है। ये बात हमने नहीं की, ना करेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसमें और हमारी बात में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, वो कहते हैं मेरा साथ दें, चले इमरान खान कहते हैं मेरा साथ दो, मुझे इक़्तिदार में लाओ। अच्छा चले, वो शुरू में जो नवाज शरीफ साहब का शॉट चलाया है वो जरा दोबारा चलवा दीजिए। चले, हमने अपना पेट काट कर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं,
जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज वही हेलीकॉप्टर तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रही है। समाज में क्या हो रहा है, इन कबायली इलाकों में क्या हो रहा है? जी सुन लिया आपने कि नवाज शरीफ साहब क्या कहते रहे। फौज को ये चीजें लेकर दी हैं दिफा के लिए, धमाके नवाज शरीफ साहब ने किए 6, अमेरिका के मना करने के बावजूद, भारत की मुखालफत के बावजूद, भारत के 5 के जवाब में 6 किए। किसने किए? भारत ने मुखालफत की कि सी पैक नहीं बनाना, उन्होंने उनके खिलाफ जो है सैबोटेज करने के लिए एक पूरी फौज खड़ी कर दी। नवाज शरीफ साहब ने सी पैक बनाया। इसी तरह से आप अपना उनके खिलाफ और बहुत से काम जो नहीं चाहता था इंडिया, उनके खिलाफ डट के किए। तो ये और इधर मोदी को जनाब अली सलामती काउंसिल का रुकन बनने के लिए इमरान खान ने वोट दे दिया। इधर कहा मोदी मुहिब वतन है, उधर कहा कश्मीर का मसला हल हो जाएगा अगर मोदी फतह हो गया। मोदी के इलेक्शन कैंपेन में अभिनंदन वो जो पायलट था उसको छोड़ दिया, अपना इंडिया के 350 कैदी छोड़ दिए ताकि मोदी को फायदा हो। तो जमीन आसमान का फर्क है नवाज शरीफ में और अपना इमरान खान में। अच्छा ठीक है, ओके। मैं सीमू बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगी। चलें, ये तो एक पॉलिटिकल जो मामला लेकिन एक बात और आपने की, सुने जी 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 बहुत बात उन्होंने की, मैं उस बात पर कहना चाहता हूं कि सैलाब आया, हम गैर मुल्की इमदाद आ रही है, लेकिन ये जो बात आपने की ना कि हमें अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए, ये बात 100% दुरुस्त है। हमें अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। हमें अपनी 75 साल तारीख जो है इसका एहतसाब करना है। जो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, रखती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब। हमें अपना एहतसाब खुद करना है। कब कब पाकिस्तान में आइन नाफिज रहा, कब कब यहाँ रूल ऑफ लॉ रहा और कब नहीं रहा। ये सारी बर्बादी रूल ऑफ लॉ न होने की और आइन को तोड़ने की वजह से ये सारी बर्बादी हम देख रहे हैं। अब भी वो कौमें औज सरैया तक पहुंची हैं जिन्होंने अपने आइन और कानून और अपने यहाँ जमहूरियत की पाबंदी की, उन्होंने तरक्की की, और जिन्होंने आमीरियत की वो कहीं इराक को देख लें, कभी लिबिया को देख लें, शाम को देख लें, जहां जहां आप देखेंगे तबाहियां और बर्बादियां हैं। ठीक है, मैं सीम बुखारी साहबा आपकी तरफ आऊंगी। सीम साहबा, अच्छा चले, ये तो एक पॉलिटिकल मामला है, लेकिन मैंने इसको आज इस सब चीज़ों को लिंक किया है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से, हमारे असल हुक्मरानों की तवज्जो के हवाले से, कि हमारी असल तवज्जो नहीं है। आज भी अनफॉर्चुनेटली जी डॉलर मजीद महंगा हो गया है। ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर का फर्क 12 रुपए का हो गया है। कहा यह जा रहा था कि ये हुकूमत आएगी तो जी लोगों को रिलीफ मिलेगा, IMF का बेल आउट पैकेज आएगा तो डॉलर के और पाकिस्तान की जो पैरिटी है रुपी की उसमें अच्छा खासा फर्क आएगा, स्टॉक में जो है वो तेजी देखी जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें भी नहीं हो रही। एक तरफ तो आप लोग सब ही मिलकर इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम लेकर आ रहे हैं और उसकी तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अवामी इश्यूज के ऊपर किसी का ज्यादा फोकस नजर नहीं आता है। सैलाब आ रहे हैं, यहाँ पर बारिशें हो रही हैं। ऐसे ही हमने आज चाइना का भी दिखाया है, शुरू में आगाज में बताया चाइना में किस तरह से 3 अजला में ठीक ठाक किस्म के इन दिनों जो है वो शदीद सैलाब आए हुए, लेकिन कोई अपील नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, सीमी बुखारी साहबा की जो है ना वो हमारे पास राब्ता उनका मुनक़ता हुआ है। सेम इसी सवाल पे मैं सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, यही जवाब लूंगी जी इसी सवाल का। चीन की बात आपने की, देखें जी जी, चीन में जो उनका आइन है, जो उनका निजाम है, वो एक दिन के लिए भी डिरेल नहीं हुआ, बल्कि उसमें इस्लाहात करके चले गए। उनके लोग जो हैं वो वहां इस तरह की सियासत नहीं होती जिंदाबाद और मुर्दाबाद की। वो जो निजाम है उसको को पसंद करे ना करे, उन्होंने अपने कम 50 करोड़ लोगों को खते गुर्बत से ऊपर उठा दिया। आज उनका जो चीन जो है कभी किसी वक्त अमेरिका से बड़ी ताकत, माशी ताकत बन जाता है, किसी वक्त उसके करीब करीब हो जाता है। ये इस तरह से है और आने वाले दिन वक्तों में 10 साल लगते हैं या 5, चीन अमेरिका से सबकत ले जाएगा। उसे जरूरत नहीं है किसी से मदद मांगने की। हमारा ये हाल है कि हमारे तो यहाँ ये जो आपने खुद कहा कि जनाब ये क्या हो रहा है, एक दूसरे की टांग खींची जा रही है। अगर 4 साल झूठे मुकदमात बनाकर सारी अपोजिशन को जेलों में रखा,
फिर भी उस अपोजिशन ने कहा कि जनाब हम जो TLP का धरना है उसमें हम आपके साथ हैं, हम हुकूमत को धरनों की नजर नहीं होने देंगे। इंडियन एग्रेशन आया, शहबाज शरीफ ने आगे बढ़ के अपना बिलावल भुट्टो जरदारी ने आगे बढ़ के सारी कौम साथ खड़ी, सारी अपोजिशन, अपना ये कोरोना आया, सारी अपोजिशन साथ खड़ी हो गई। फिर कहा कि जो तरामीम आइन के लिए, इंतखाबात के लिए जो जो तरामीम करनी है कमेटी में बैठते हैं, मिल के करते हैं, मईशत के लिए मिल के आगे चलते हैं। इमरान खान ने कहा मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता आपसे। तो हमने तो जब अपोजिशन में थे हाथ मिलाया भी, हाथ मिलाने की कोशिश भी की। इमरान खान साहब तो परवाह नहीं करते। तो इसलिए हर एक का रवैया कौम के सामने है, हर एक का किरदार कौम के सामने है। आज 4 महीने हुए हैं, हमारे खिलाफ तो 4 साल मुकदमे बने, झूठे मुकदमे। लंदन की अदालतों ने शहबाज शरीफ साहब को जो जनाब बाइज्जत बरी किया, नवाज शरीफ साहब को ब्राडशीट वालों ने माफी मांगी और जो हरजाना दिया। यहाँ साफ पानी केस और दूसरे केसों का जो मामला है उसमें लेकिन 2-2 साल जेल में डाले रखा। हमने अभी तक किसी को जेल में नहीं डाला। ये जो खुद मजिस्ट्रेट बना है शहबाज गिल के हवाले से, मजिस्ट्रेट साहब बने हैं मुद्दई, हम नहीं बने, हमने नहीं किया। इसलिए जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान साहब जरा अपने गिरेबान में झांके, वो किसी को जनाब कुकड़ी कहते हैं रियासत मदीना बनानी है। अल्लाह की किताब में अल्लाह फरमाते हैं सूरतुल हुजरात में कि किसी के नाम मत बिगाड़ो। ये किसी को कुकड़ी कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को डीजल कहते हैं। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता है जिस पर वो चलते हैं, जरा गौर तो करें। राइट, वेरी वेल पर्टिनेंट पॉइंट आ गया। सीम बुखारी साहब, आपसे भी मैंने यही सवाल किया था सिद्दीकुल फारूक साहब से जो किया कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जी सियासी अदम इस्तेहकाम में घिरे हुए हम, लेकिन अवामी मसाइल के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। 3 सूबों में तो आपकी भी हुकूमत है, 4 सूबों में, और जहां वफाक की हुकूमत है वहां अलग मामलात हैं। ये सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। हम देखते हैं कि चीन के 3 अजला में भी खासा शदीद सैलाब आया है, मगर कोई इमदादी अपीलों की तरफ ना दुनिया जहान की तवज्जो मबजूल कराई जा रही है, ना कोई ऐसी तदबीरें हैं। हमारे यहाँ फ्लड आया, वो आया बेसिकली इसीलिए है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर इट। हम उसके लिए एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कहूंगी, देखकर भी आ गई बहुत सारी चीजें, ना हमने उसके ऊपर कोई काम किया है। हम यहाँ पे शहरों की तामीर और तरक्की नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है हम रूरल एरियाज है वहां पे जाके किस तरह से हम चीजें करेंगे। हम बिल्कुल सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी तवज्जो ही नहीं है अवामी मसाइल के ऊपर। हुकूमत है जिसने 30-35 जी, ये जो पार्टी 30-35 साल इन्होंने मुल्क का बिल्कुल नहीं सोचा ना। सबसे बड़ी बात होती है, आप जिस मुल्क में 12 सैलाब आते हैं, हमारा रिकॉर्ड है, सैलाब आते हैं, लोगों की फसलें जानो माल तबाह होते हैं, हमेशा से इन्होंने इस पर गौर ही नहीं किया। हमारी हुकूमत पहली दफा आई, खान साहब ने बेशुमार डैम्स बनाने शुरू किए, जिसमें सबसे बड़े डैम भाषा, धांसू और मोहम्मद इस वक्त ज़ेर तामीर है, और जिसका डैम लग रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 से 28 के दरमियान ये बड़े डैम्स तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा 100 के करीब तकरीबन छोटे डैम्स हैं जो पूरे KPK और साइड पे ज्यादा, और पंजाब में कुछ साइड पे वो बन रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसका फायदा फसलों का भी सराब करेंगे, और रिजर्वायर्स बनेंगे, डैम्स बनेंगे, सैलाब की कुदरती आफात से बचेंगे। इसके अलावा बिलियन ट्री सुनामी जिसकी पूरी दुनिया ने, उस पे भी इन लोगों को एतराज हुआ। आज उसकी वजह से नौशहरा में काफी हद तक जो है नुकसान, उसमें कमी आई। तो ये हम लोगों ने हमने जो डैम्स बनाए, हमें मालूम था कि वो 2 सालों में हमारी हुकूमत के दौरान तो नहीं बन जाएंगे, उसमें तो 7-8 साल लगते हैं। लेकिन हमने, यही तो लीडर की बात है कि वो अगली जनरेशन को सोचते हैं। ये कि इन्होंने कभी क्यों नहीं बनाया डैम, क्योंकि पता है इतनी जल्दी उसकी फिजिबिलिटी नहीं है, और उन्होंने जल्दी जल्दी काम दिखाने ताकि अगले इलेक्शंस में दिखाएं कि हमने ये रोड्स बना दी, या जो उनको लगता है कि जहां तख्तियां लग जाएं जल्द अज जल्द वो काम हुए। हमने इसको काम को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बंदा सोच रहा था, जिसने यहाँ पे पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें हमने 3 महीने तक सोच लिया था कि इसको नहीं बढ़ाएंगे इसका रेट, और इसके अलावा हमने ऑल्टरनेट भी सोचा था कि हम कहाँ से
तेल लेंगे और किस तरह आवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन अफसोस ये कि हमें हमारी को फिर मैं यही कहूँगी एक साजिश हुई जिसके तहत हमारी हुकूमत को हटाया गया और ये 12-13 जमातें जो दावे करती थी कि हम बहुत तजर्बाकार हैं और हम जो है वो मुल्क में महंगाई ख़त्म करेंगे, सबसे बड़ी चीज़ हम नाअहल और करप्ट लोगों को हटा के अपनी जो है ना अपने कमालात दिखाएंगे। जो आज देख रही है कौम कि पेट्रोल और बिजली के बम गिराए जा रहे हैं, अवाम रो रही है, पिस रही है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं। और अब फ्लड्स का जो है बताती चलूं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जहाँ पे हमारी हुकूमत है, हमारे एमपीएस एमएलएस जहाँ पे नहीं भी है, जैसे सिंध में भी, वहाँ पे भी जो एमपी एमएलए अपने हल्के में और इसके अलावा तंजीमें हमारे काम कर रही हैं। हमारे जो फंड्स मिल रहे हैं उसको उनके इलाके में जाके लगाया जा रहा है। फर्स्ट फेज उनकी रेस्क्यू का था वो किया गया, उसके साथ उनको जो है राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद अगला फेज रिहेबिलिटेशन के लिए भी हमने जो फॉरेन फंडिंग से हमारे पास फंड रेजिंग हुई, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसा भेजा उस पर उनको रिहेबिलिटेशन फेज में यूज किया जाएगा। हेलो, ठीक, जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी। तो एक्चुअली हम लोग जो है केपीके में हमारी गवर्नमेंट है, हमारे सारे एमएनएस इस वक्त सारा फोकस जो है वो सैलाब ज़दा इलाकों पे है। ठीक है, जा रही है और इसके अलावा उनकी रिहेबिलिटेशन का भी इंतजाम किया जा रहा है। तो हम अपने अवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ते, ना उनको भूलते हैं। ये उनकी गलत फहमी है कि हम कोई काम नहीं कर रहे। आखिर अवाम ने जो ओवरसीज हैं या यहाँ लोकल हैं, क्यों उन पे एतमाद करके अल्हम्दुलिल्लाह इतना डोनेशन भेजी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी डोनेशन ज़ाया नहीं जाएगी। जो शौकत खाना जिस शख्स ने बनाया, जितने चंदा इकट्ठा किया, उसके ऊपर इतना बड़ा अस्पताल, फिर पेशावर में और अब तीसरा कराची में ज़ेर तामीर है, तो लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। फिर यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, इमरान खान फाउंडेशन ने ज़लज़लगान के लिए हेल्प की और अब इंशाल्लाह सलाबतगान के लिए भी हम लोग हर किस्म की इमदाद करेंगे। डॉक्टर सानिया निश्तर जो हमारे लीड कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब, आई नो यू आर वेरी मच इनटू इट कि आप उनकी रिस्पॉन्ड करें, बात का जरूर करें, लेकिन एक सवाल भी साथ ले लीजिएगा। ये जो डॉलर का जो रेट बढ़ा है और जो खासतौर पे स्टिल ओपन मार्केट और इंटरबैंक में जो 12 रुपए का फर्क आ रहा है और ये तवातुर से बढ़ता जा रहा है। आईएमएफ का बेल आउट पैकेज आ गया, आप लोग को अच्छा खासा टाइम मिल गया, पेट्रोल के प्राइस आपने बढ़ा दिए, हर हफ्ते आप लोग बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, हर महीने भी दूर की बात, अब तो हर हफ्ते बढ़ रही हैं। और उसके बावजूद इतना आप निचोड़ चुके पूरी आवाम को, लेकिन फिर भी माशी सूरत हाल नहीं हल हो रही, अच्छी नहीं हो रही, क्यों? मैं इसका फौरन जवाब देता हूँ जी। आईएमएफ के साथ मुआहदा, अब तो सारी बात सामने आ गई, आईएमएफ की रिपोर्ट में आ गई। वो पीटीआई ने किया, इमरान खान ने किया, और उसके बाद आखिर में आके जब उनके खिलाफ देखा कि अदम एतमाद आ गई है, जो इन्होंने खुद कहा कि मेरे खिलाफ अक्टूबर में मुझे पता चल गया था, तो अक्टूबर में कौन सी साजिश थी? अक्टूबर 21 में। आप तो उसको जोड़ रहे थे मार्च 22 से, फिर अक्टूबर 21 को क्या था? खैर, तो इन्होंने उस पर अमल दरामद से मुकर गए, उसके उलट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट होने का खतरा सामने आ गया। इन्होंने आईएमएफ के साथ मुआहदा करते हुए स्टेट बैंक आईएमएफ को दे दिया, उनका चेयरमैन अपना स्टेट बैंक का गवर्नर लगा दिया, उसके लिए लेजिस्लेशन की, कानून साजी जिसकी हमने मुखालिफत की कि क्यों अपना बैंक और अपना इकोनॉमी गिरवी रख रहे हो। उन्होंने कहा जी हमने करना है, कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब झूठ बोलने का क्या इलाज है? जो बंदा झूठ बोलने से बाज ही ना आए। अब सूरत हाल ये है कि वही काम जो इन्होंने फारूक साहब, आप हुकूमत में इसलिए आपसे सवाल कर रही हो, एक मिनट, हमें मजबूरन करना पड़ा। मेरी भी सुन ले ना, आप हुकूमत में से सुन ले, सवाल सुन ले। बात ये कि आईएमएफ इतना हो गया। मुझे एक बात बताइए, आप लोग तो ये चले इमरान खान की हुकूमत तो फर्स्ट टाइम आई है ना, और पहली दफा वो हुकूमत में आए इक़्तिदार में, आप लोगों ने तो सालों साल हुकूमत की है इस मुल्क के ऊपर, इक़्तिदार आप लोग के पास रहा है, तो क्या आईएमएफ के अलावा और कोई चीज नहीं है आपके पास जिसकी वजह से आप जो है इस मुल्क की मईशत को संभाल लें, या फिर सिर्फ आईएमएफ ही है एक रह गया जिसके बाद जो है ये पाकिस्तान चलेगा, इस मुल्क की मईशत चलेगी, और कोई हल ही नहीं हो सकता क्या हमारे पास? अच्छा, बात ये है कि चूंकि माजरत आपका मईशत सब्जेक्ट नहीं है ना, इसलिए आपने ये सवाल किया है। हालत ये है कि मैंने पहले बताया था कि अगर हम सिस्टम को चलने देते, अगर हमारी 90 में जो नवाज शरीफ साहब ने ओपन मार्केट इकोनॉमी यहाँ इंट्रोड्यूस की और उसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी अरबों डॉलर लेके आ गए
और फिर 93 में गुलाम इसाक खान ने साजिश करके हुकूमत तोड़ दी। वो जो झटका लगा उस वक्त क्या था, हमारे 60 रुपए और इंडिया के 100 रुपए बराबर थे। अब कहां हम पहुंच गए। वो मईशत जो है वो टुकड़ों में नहीं ठीक होती। मईशत के लिए तसलसल चाहिए, पॉलिसियों का तसलसल, इम्प्लीमेंटेशन, मामला, सियासी इस्तेकाम। जब ये नहीं होगा तो मईशत फिर नहीं चलती। इसलिए ये किसी वक्त अगर आप मईशत पे प्रोग्राम करेंगी, मैं पूरी तफसील से बात करूंगा। अभी मैं इस बात पर आता हूं कि चूंकि सिद्दीकुल फारूक साहब, अच्छा ठीक है, मईशत मेरा सब्जेक्ट नहीं है। एक मिनट, आप लोग को एक तो बहुत प्रॉब्लम है। नहीं सिद्दीकुल फारूक साहब, आप लोग ना डायरेक्टली पर्सनल हो जाते हैं एंकर के साथ। ये हालांकि आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। सॉरी टू से, मुझे बोलने देना। आपको मैंने सुना ना खामोशी के साथ, मैंने बहुत तहम्मुल के साथ सुना। डॉक्टर निसार चीमा आपके अपने कौमी असेंबली के मेंबर है ना, वो 3 दफा प्रोग्राम में आए हैं। पिछले हफ्ते जो उन्होंने कहा कि हमारे मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना तो नालायक है। मरियम नवाज साहब मिफ्ता इस्माइल साहब को कह रही है, वो कह रही है नवाज शरीफ साहब मान नहीं रहे इन पॉलिसीज को। वो सारे फिर नालायक है आपकी जमात के लीडर जो सारे मिफ्ता इस्माइल साहब को कह रहे हैं कि जी उनकी पॉलिसीज गलत है। अब मैं जवाब देता हूं। मैंने आपको ये कहा, आपने कहा कि IMF के अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपका, आपने ये कहा। तो मैंने इसलिए कहा कि चूंकि इकोनॉमी, खालिस इकोनॉमी टेक्निकल साइंस है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। मैंने ये कहा, अगर आपका सब्जेक्ट है तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं। जी, तो अब जबकि एक सावरन हुकूमत दस्तखत करके चली जाती है, इमरान खान ने इस पे दस्तखत किए और 2 साल इसके मुआहदे पे चले, तीसरे साल आगे बढ़ रहे थे कि पीछे हट गए। ये बैनुल-अक़वामी मुआहदे से पीछे हटने से पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया, जी ये बात बिल्कुल आप कीजिए, बिल्कुल ये बात आपकी पर्टिनेंट है, वेल पॉइंट है, ये बात आप बिल्कुल रखिए। और ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि तसलसल चाहिए होता है मईशत को चलाने के लिए पॉलिसीज का। जी 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 ये तो अगली बात मैं ये करूं जो इन्होंने कहा शौकत खानम। अब आपके प्रोग्राम में मैं ये बात सामने रखूं कि इमरान खान ने जो चंदा जमा किया शौकत खानम लाहौर के लिए, वो वकला महाज उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में गया और 1 अरब से 2 अरब के चंदे का हिसाब मांगा। और लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उस वक्त के चीफ जस्टिस सरबराही में इमरान खान को हुक्म दिया कि हिसाब जमा कराएं। ये जनाब 95 से 2022 27 साल हो गए हैं, इमरान खान ने हिसाब नहीं दिया। और उन्होंने बताया कि जो पेश तिजारती बिल्डिंग है कमर्शियल, वो इमरान खान ने शौकत खानम के चंदे से बनाई है, अपनी और अपने रिश्तेदारों की जो है वो बनाई हैं, अपना इमारतें बनाई हैं, उन्होंने जाती खर्च पर पैसे खर्च किए हैं। इमरान खान ने तरदीद नहीं की। इमरान खान इस फैसले के खिलाफ अपील में नहीं गए, वो फैसला मौजूद है और ये उनको कहते हैं जी ये बड़े ईमानदार है इमरान खान साहब। ये अगर कोई मुझे चैलेंज करे, इनको कहेंगे मुझे चैलेंज करें, मैंने कोर्ट में ले जाऊं। तो कहां की ईमानदारी है भाई इमरान खान की? सही, ठीक है। सीमी बुखारी साहब आपसे जवाब लूंगी ये जो बात कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, क्योंकि मैं तो PTI की स्पोक पर्सन नहीं हूं, आप जवाब इसका बेहतर देंगी। जी जी मुझे इस बात का बिल्कुल मालूम नहीं है ये कौन सी बातें कर रहे हैं। हमने हमेशा जब भी वो सालों साल से हिसाब ही दे रहे हैं, कभी हमें अदलिया हमारे चेयरमैन को जब इसीलिए तो उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया जब उन्होंने 16 साल पुरानी रसीदें निकाली, जबकि इनके चेयरमैन रसीदें ना देने की वजह से आज तक भुगत रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पनामा में भी जिनका टॉप पे नाम आया, जो इन्होंने काम किया है, अब मेरा मुंह ना खुलवाएं, जो इनकी सारी लीडरशिप ने काम किए हैं वो सारी दुनिया इसकी गवाह है। 60% लोग हमारे लीडर काम नहीं आया। मेरी बात में पानामा पे चैलेंज करता हूँ 50-50 लाख रुपए। आप सबर हमारे लीडर का नाम नहीं है उसमें, आपको पता ही नहीं है। मेरी बहन आप आके बैठ गई हैं, पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, आपको पता ही नहीं कि पनामा में नवाज शरीफ का नाम ही नहीं है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ आपको। जी मैंने एक लफ्ज नहीं बोला, अब मेरी बात भी सुन लेना जरा। हौसला और सब्र चाहिए होता है। आपने इल्जाम लगाया, मैंने आपको चैलेंज किया, बस आगे चले है। लेकिन आप प्लीज सुन लीजिए कि जब आपके सारे 60% लोग बेस पे हैं, कि मैं झूठ कोई नहीं बोलूंगी, आप झूठ को बोला लोग हैं, % लोग इसमें बेस पे हैं, के पर केसेस हो रहे हैं, तो आप पूछिए वो मैंने किए हैं केस, कहाँ
कोई ना कोई वजह होती है, और अगर हमारी पे हुए, किसी पे केस हुआ, हम अदालत जाएंगे और अपने उसको प्रूफ देंगे। अगर हमारे पे कोई गलती हुई तो हमें उसको खमियाजा भुगतेंगे, जो हमें सजा होगी वो भी हम उसको पूरा करेंगे। हमने कोई ऐसी कोई काम ही नहीं किया, हमने किस बात यही डर उसको गलत काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारे चेयरमैन में कोई ऐसी कभी होगी। उनको मैं ये बता रही थी कि 16 साल पुरानी रसीदें उन्होंने पेश कर दी, तो उन्हें मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कोई किसी करप्शन का डर है। वो कहते हैं और लेके कोई चीज सबूत लेकर आ जाए अगर मैंने कोई करप्शन की है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो है ना दयानतदारी की तो दुश्मन भी तारीफ करते हैं। चाहे एक मिनट में फिर सारा टाइम इनको दे दे। नहीं सर शाहरुख साहब, एक मिनट, उनकी बात भी मुकम्मल होने दे, आपकी बात भी तहम्मुल से सुनिए मैंने पूरी। जी जी सुना। जी 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 क्या ये कहना चाह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं बोल रही हूँ, बीच में वो भी बोल रहे हैं, जितनी देर वो बोले पता नहीं क्या बात कर रहे थे, मुझे तो सर से ऊपर से गुजर रही थी इनकी बातें, लेकिन मैं चुप कर सुनती रही कि ये इल्जाम लगा रहे हैं ऐसे शख्स पे, दुश्मन भी गवाही देते हैं कि वो दयानतदार है। इसके जो भी आप पूरी दुनिया में जाके देख लें, आप तो पूरी दुनिया जानने लग गई है। पाकिस्तान से क्या, पाकिस्तान से बाहर भी उस शख्स को जाना जा रहा है कि ये बंदा मुस्लिम उम्मा का लीडर बन के उभरा है, क्योंकि उसमें ऐसी खूबियां हैं जो मेरे ख्याल में दूसरी पार्टीज के लीडरान में नहीं है, जिसी वजह से उनको सादिक अमीन भी डिक्लेयर किया गया। तो आप उन पे इल्जामत लगाएं, ठीक है, वो प्रूफ देंगे जब भी तो उनके ऊपर मुसलसल लगाया जा रहा है, किसी तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। कभी तौहीन अदालत का केस ले आते हैं, कभी दहशतगर्दी का केस बनाते हैं, कभी इनके ऊपर करप्शन का केस बनाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको सुरखरू फरमाता है और इंशाअल्लाह ताला उनके जो है हमेशा सुरखरू होंगे वो, क्योंकि उन्होंने कोई करप्शन ना कोई गलत किस्म की हुकूमत में रहते हुए या हुकूमत से बाहर इस किस्म की हरकत की है जिसके ऊपर उनको जो है ना करार दिया जाए। जी जी सर, अब मैं अर्ज करूं। जी 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 अब जी मैं ये अर्ज करूंगा अपनी बहन से, इनके सामने निहायत अदब से। मैं खवातीन का बहुत एहतराम करता हूं। अभी तोशा खाना का 15 से 20 करोड़ के दरमियान, 18 करोड़ है गालिबन, अभी उन पर रेफरेंस गया है। उन्होंने कहा मेरा तोहफा मेरी मर्जी, और वो 18 करोड़ रुपए उन्होंने अपने एसेट्स में डिक्लेयर नहीं किए और ये खयानत की जिस पे केस बन गया। नंबर 2, 8 साल ममनुआ फंडिंग केस चला, एक एक सबूत सामने आ गया, जो अकाउंट उन्होंने छुपाए वो भी सामने आ गए, अब वो केस सामने पड़ा हुआ है और ये सादिक अमीन है माशाल्लाह। अब उसके बाद आगे आ जाइए। पहले मैंने लाहौर हाई कोर्ट का 95 का फैसला शौकत खानम के हवाले से आपके सामने रख दिया। अब ये डैम की बात कर रहे हैं और दयामर भाषा डैम की। दयामर भाषा डैम हमने, हमारी हुकूमत ने जो गिलगित बल्तिस्तान में भी थी, हमने उसकी तमाम जमीनें खरीदी। वहां कबायली झगड़े थे क्योंकि भाषा डैम की आधी जमीन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की है और आधी जमीन जो है वो KPK की है। उसमें कबायलियों के झगड़े खत्म किए, जमीन के पैसे अदा किए, अदा करके वहां जो मुलाजिमीन हैं उनके क्वार्टर बनने शुरू हुए। 46 अरब रुपए हमने 2018 के बजट में रखे। फिर डैम बाबा ने 10 अरब रुपए जमा किए। इनकी हुकूमत ने 4 साल में दयामर भाषा डैम की एक ईंट भी नहीं रखी, एक ईंट। और मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात पर भी कि अगर दयामर भाषा डैम में इन्होंने कोई 2% कंस्ट्रक्शन की हो, 1% कंस्ट्रक्शन की हो, तो मैं जो चोर की सजा वो मेरी सजा। मैं चैलेंज कर रहा हूं पूरी PTI, इमरान खान समेत। तीसरी बात अर्ज करूं और तीसरी बात यह है कि 350 डैमों का इन्होंने ऐलान किया था KPK में। इन्होंने 350 तो छोड़े, इन्होंने 50 डैम बनाए, 5 डैम बनाए। 4 साल यहां अपना पंजाब में रहे, क्या किया? कितना 4 साल से अब ऊपर हो गए, कितने डैम यहां बनाए हैं? क्या किया? ये कहते हैं जी हमारे पास तजुर्बा नहीं था। भाई वो शौकत तरीन जो हमारे भी वजीर रहे, जो पीपल्स पार्टी के पास भी रहे और जो जनाब अली अपना उसके परवेज मुशर्रफ के साथ भी रहे, वो दूसरे शेख साहब जो पीपल्स पार्टी के भी वजीर खजाना थे और आपके भी वजीर खजाना रहे और जो नहीं इलेक्ट हो सके थे सेनेटर, वो सारे ये तजुर्बाकार थे। सारी पार्टियों से लोग तो आपको दिए गए थे, 2-2, 3-3, 4-4 दफा मिनिस्टर रह चुके हैं, वो सारे ही तो तजुर्बाकार थे। इमरान खान ने कहा मेरे पास 200 लोगों की टीम है और मैं बड़ा तजुर्बाकार टीम है मेरी, और हमने KPK में 5 साल हुकूमत करके तजुर्बा हासिल कर लिया है, मैं 100 दिन में इनकलाब में बर्पा करूंगा। फिर कहाँ गया वो सारा? आप सारे तजुर्बाकार थे,
या फिर इमरान खान झूठ बोलता है या आप झूठ बोलते हैं। ये सारी मैंने कच्चा चट्टा आपके सामने रख दिया है। जी सीएम बुखारी साहब, आप बस 1 मिनट है, वाइंड अप कर लें, कमेंट कर दें जी। हेलो जी 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 आप मुझे तो बहुत ही अफसोस हो रहा है कि ये बातें किस तरह से कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई झूठ की कोई पाऊ नहीं होते, इस तरह बोल रहे हैं। ये तोशा खाना का केस खुलवा दिए, वो भी क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा केस पे केस करें, डोंट वरी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें क्लियर हो। ममनुआ फंडिंग में भी हमें पता चल गया कि कोई हमारी नहीं साबित हो सकी, कोई जो जो इसके अलावा तीसरा क्या इन्होंने बातें बता रहे हैं। डैम्स में अल्हम्दुलिल्लाह भाषा डैम तो मेरे अपने फैमिली के इंजीनियर्स लगे हुए हैं, इसलिए मैं दावे से कह सकती हूँ। ये मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि वो उन्होंने मुझे बताया कि 25 में वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बिजली प्रोवाइड करनी है, वो जानी शुरू हो जाएगी। तो ये किस तरह करते हैं? एक ईंट भी नहीं लगी। आप जाके देखिए तो सही, आपने खुद देखे बताएं, ईंट भी नहीं लगी। ये देखिए हर चीज में ना है हमें। अरे आपको क्या पता है, बैठ के टीवी पे बैठ के आप बोलते रहेंगे, आप समझेंगे आवाम कहेंगे हाँ इसने तो कुछ भी नहीं किया, नून लीग वाले तो ये कह रहे हैं। लेकिन बल्तिस्तान और कश्मीर में आपको मुस्तरद कर दिया है, आपने ये नहीं मेरा आना जाना रहता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सीएम बुखारी साहब आपका, सिद्दीकुल फारूक साहब आपका, दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। वाइंड अप करें सियासतदानों को। इस वक्त आज 6 सितंबर का दिन है और इंतहाई अहमियत का दिन, यौम दिफा 1965 का दिन, जो कि आज 50 साल गुजर जाने के 50 साल से ऊपर ही हो गए ऑलमोस्ट, तकरीबन 60 साल होने वाले इस वाक़े को, 6 सितंबर के दिन को। और ख़ास तौर पर हमेशा हमारी हर साल कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो जज्बात, वो जो यकजहती के जज्बात थे, लगता है जैसे कोई कहानी हो दुश्मन के लिए, सिर्फ वो जज्बा ही काफ़ी था और काफ़ी है। अवाम फौजी भाइयों के शाना बशाना लड़ने के लिए हमेशा पाकिस्तान की हर सू तैयार रहती है और फौजी जवान एक से एक बढ़कर एक जाम शहादत नोश करने के लिए बेताब रहते हैं। और वो कहते हैं ना कि जब माए जो है वो राज़ी हो जाती हैं तो फिर उसके बाद हमें लाजवाल दास्तानें शहादत की और गाजियों की, शहीदों की सुनने को और देखने को मिलती हैं। तो हमारी फ़ौज अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है हमेशा और देती आई है। 6 सितंबर का दिन भी उसी हवाले से हमेशा याद रखा जाता है, यहाँ तक कि चाहे हमारी कौम के बच्चे ही क्यों ना हों, स्कूल के नौजवान हों, बड़े बुजुर्ग बूढ़े हों, सब अपने जज्बात के इजहार के लिए फौजी जवानों के लिए कुछ ना कुछ हमेशा से जो है वो अपने सेंटिमेंट्स रखते हैं। और ख़ास तौर पे भी जो रिसेंट वाक़या हुआ है लेज़बेला वाला भी, और इसके अलावा भी और सारी चीज़ों को भी देखें तो उसके बाद और हमारे सेंटिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कड़ियों में जुड़ते आए हैं। लेकिन ये बात सोचने की बात है कि हम जिनके लिए हमारे यानी कि जो सियासतदान है, हमसे मुराद है कि वो जिस तरह की बातें अपने जज्बात में कह जाते हैं और उल्टे सीधे रिमार्क्स दे जाते हैं, वो जो दिलों को और उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, सोचना चाहिए कि किस तरह से हमारी फ़ौज ने हमेशा से जो है वो किसी भी फ्रंट पे जाके, चाहे वो 1965 का वाक़या हो या 1971 की जंग हो, कोई भी हो, उसमें आगे से आगे बढ़ के किस तरह आवाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है और हमेशा से इस वतन को जो है वो संवारा है, सजाया है। और आज के हवाले से भी ये दिन इंतहाई अहमियत का हामिल इसी हवाले से है। बहरहाल जी, आज के दिन की मुनासबत से उन तमाम शहदाओं को सलाम पेश करते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।